ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है? ह्यूमन जेनेटिक्स में हम ह्यूमन स्पीसीज की जीन्स को स्टडी करते हैं, जेनेटिक मेकअप को स्टडी करते हैं, डीएनए को स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, बिकॉज इंडिविजुअल के बिहेवियर, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल मेकअप उसका जो है वो काफी हद तक जेनेटिक पे डिपेंड करता है। जीन्स पेरेंट्स से पास ऑन करती है ऑफस्प्रिंग में। तो जेनेटिक को स्टडी करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। ह्यूमन बिहेवियर में जेनेटिक का रोल होता ही है, साथ में एनवायरनमेंट का भी बड़ा ही क्रूशियल रोल होता है। तो दोनों ही रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हम जेनेटिक्स पे फोकस करेंगे। तो जेनेटिक्स को स्टडी करके बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो जेनेटिक रिलेटेड हैं, जीन्स रिलेटेड हैं। तो उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, उनका स्प्रेड कैसे होता है उसको स्टडी करना, जेनेटिक डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसको डिसाइड करना, स्टडी करना। तो एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको स्टडी करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स को एडवाइस करते हैं या फिर उनको रिकमेंड करते हैं कि किस तरह से हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कंटेन कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करके बड़े सारे मेथड्स हैं जेनेटिक स्टडी को करने के लिए। तो पहला आता है पेडिग्री एनालिसिस। ट्री चार्ट बनता है इसमें। चार्ट में जनरेशन्स की, फैमिली की जो जनरेशन्स हैं उनमें जेनेटिक ट्रेड्स को रिपोर्ट किया जाता है ट्री की फॉर्म में, फैमिली ट्री की फॉर्म में। फैमिली ट्री मीन्स जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, नॉर्मल जीन्स एज वेल एज डिफेक्टिव जीन्स। तो हम कर पाते हैं कि ऑफस्प्रिंग में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, या जनरेशन में, अगली आने वाली जनरेशन में प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी डिसऑर्डर की। दूसरा आता है ट्विन स्टडी। ट्विन स्टडी में मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन स्टडी की जाती है और पता लगाया जाता है कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स का रोल क्या है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। फॉस्टर चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स या फिर अडॉप्टेड पेरेंट्स। चाइल्ड बायोलॉजिकल चाइल्ड है या अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो हम एक ग्रुप बनाते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जेनेटिक ट्रेड्स को अडॉप्टेड चाइल्ड में भी और बायोलॉजिकल चाइल्ड में भी, अडॉप्टेड पेरेंट्स में और बायोलॉजिकल पेरेंट्स में। और हम पता लगाने की कोशिश करते हैं रोल ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर्स दैट आर कासिंग ह्यूमन डिसऑर्डर्स। उसके बाद आता है गोटविन मेथड। इसमें भी हम कंपैरेटिव रोल स्टडी करते हैं, जेनेटिक का क्या रोल है और एनवायरनमेंट का रोल क्या है ट्रेड को शो करने में। ट्रेड जो दिख रहा है ऑफस्प्रिंग में, वो ट्रेड जो आया है वो क्या जेनेटिक्स की वजह से आया है या फिर एनवायरनमेंट कारणों से आया हुआ है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं साइटोजेनेटिक मेथड। साइटोजेनेटिक मेथड में हम क्रोमोसोम्स एनालिसिस करते हैं, क्रोमोसोमल एंड कार्योटाइप एनालिसिस।
हम क्रोमोसोम्स एनालिसिस करते हैं, क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं और डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करके पता चल जाता है कि डिसाइडिंग डिसाइडिंग ऑर्डर कौन सा जेनेटिक ऑर्डर डिसाइड उसमें प्रोबेबिलिटी है होने की या हो गया है। बायोकेमिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड्स में भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जेनेटिक प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाता है, जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। ओके, देन इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स पे भी हम स्टडी करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। बायोकेमिकल मेथड्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स को स्टडी करते हैं, हम डिफेक्टिव एंजाइम्स को स्टडी करते हैं, हम जो हार्मोन्स को स्टडी करते हैं, इसमें क्या वो बायोलॉजिकल मेथड है या इम्यूनोलॉजिकल मेथड है। हार्मोन्स की स्टडी करते हैं, हम एंजाइम्स की स्टडी करते हैं और हम एंजाइम्स की स्टडी करते हम पता लगा पाते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म की कुछ ऐसी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होती हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल फैक्टर्स से तो होती हैं लेकिन इंटरनल फैक्टर से भी होती हैं, वो है जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके, जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करके हम बायोकेमिकल मेथड को करेक्ट कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर सकते हैं। वी आर एबल टू करेक्ट the metabolic system of human body. Then DNA technology and recombinant technology, DNA technology and recombinant technology. इसमें हम ethical issues भी है इसमें जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं वो इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं बॉडी में। उससे क्या होता है, अगर हम ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करें या फिर क्रॉप्स में इंसर्ट करें तो डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स मिलते हैं या फिर डिसीज रेजिस्टेंट ह्यूमन बॉडी मिलती है। बट इसमें बड़े सारे एथिकल इश्यूज हैं। ओके, तो दैट इज डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसमें होता है कि जो डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होगा बॉडी में उसको रिप्लेस कर देते हैं। डिफेक्टिव जीन इन द बॉडी इज रिप्लेस्ड विथ नॉर्मल जीन। दिस इज कॉल्ड डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सेकंड इज then next is Mendelian genetics in man family study. अब मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होती है? मेंडेलियन पॉपुलेशन होती है कि जीन फ्रीक्वेंसी, जीन पूल, the gene frequency of the gene pool of population is called Mendelian population. Guys, single factor, multi factor, lethal, sublethal, polygenic inheritance in man. सिंगल फैक्टर होता है कि सिर्फ एक ही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, एक ही जीन्स की वजह से, डिफेक्टिव जीन्स की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब मल्टी फैक्टर होता है कि इसमें मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन एडिशन एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है मल्टी फैक्टर में। इसमें हम मल्टीपल जीन्स स्टडी करते हैं और एनवायरनमेंट की भी स्टडी करते हैं। लिथल जीन्स हैं या सब लिथल जीन्स हैं, तो ये जीन्स अगर ये प्रेजेंट हो बॉडी में तो ह्यूमन बीइंग की, स्पीसीज की डेथ जल्दी ही हो जाती है, वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाता। दैट इज
लिथल एंड सब लिथल जीन एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन मैन। पॉलीजेनिक में हम मल्टीपल जीन्स, हम मोर देन वन जीन्स की स्टडी करते हैं, और उसमें मोर देन वन जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीज को स्प्रेड करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रांसमिट करने के लिए ऑफस्प्रिंग को। देन कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन, मेंडेलियन पॉपुलेशन एंड हार्डी विनबर्ग लॉ। Genetic polymorphism. Genetic polymorphism means many forms. Poly means many. Genetic polymorphism means there are many forms. Hardy-Weinberg law. What is Hardy-Weinberg law? तो हार्डी-विनबर्ग लॉ ने दिस लॉ स्टेट्स दैट एक पॉपुलेशन इनफाइनाइट होनी चाहिए और रैंडम मेटिंग हो पॉपुलेशन में। तो होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जीन्स की वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन ये पॉसिबल कब हो पाता है? जब पॉपुलेशन अंडर स्टडी लार्ज हो और मेटिंग उसमें रैंडम हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, म्यूटेशन ना हो और रैंडम मेटिंग हो। दिस इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। दैट इज जीन्स की फ्रीक्वेंसी या फिर जीनोटाइप्स कांस्टेंट रहती है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन जो एक 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 पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट तभी रहेगी अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो एक्सटर्नल फैक्टर से। यू गॉट माय पॉइंट? ओके। अब कौन कौन सी ऐसे रीजन हैं, चेंजेस हैं या काजेस हैं जिनके वजह से फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है? ऐसे म्यूटेशन है, आइसोलेशन है, माइग्रेशन है, सिलेक्शन है, इनब्रीडिंग है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, कॉन्सैंग्यूनियस एंड नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग है, जेनेटिक लोड है, जेनेटिक इफेक्ट ऑफ कॉन्सैंग्यूनियस एंड कॉन्सैंग्यूनियस एंड कजन मैरिज। देखो पहले तो देखिए म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन एक चेंज आती है ना जब जेनेटिक वेरिएशन में ड्यू टू रैंडम, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन बेनिफिशियल भी होती है, हार्मफुल भी होती है। देन आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन होता है कि जैसे एक पॉपुलेशन, मान लो पॉपुलेशन का एक सेक्शन माइग्रेट कर जाता है दूसरी लोकेशन पे, ठीक है, और वो लोकेशन आइसोलेटेड है। आइसोलेशन के कारण हो सकते हैं एनवायरमेंट बैरियर्स, ज्योग्राफिकल बैरियर्स। मान लीजिए वो माउंटेन से घिरी हुई है जगह, या आइलैंड है ना, वो आइसोलेटेड है, तो वहां की जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जेनेटिक वेरिएशन वहां उसमें आ जाएगी। और जेनेटिक वेरिएशन जो जहां से वो माइग्रेट किए थे ना, और जहां उनसे जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगी, उनसे उनके जीन्स वेरी कर जाएंगे। आपने इतना समझना है इसको। दैट इज आइसोलेशन। माइग्रेशन, माइग्रेशन सेम, माइग्रेशन अगर दूसरी जगह पे माइग्रेशन हो जाती है तो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर जाती है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन होता है कि डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने क्या बोला था? He said
फेवरेबल फीचर्स होते हैं। फेवरेबल फीचर्स कौन से हो गए? जो अडेप्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो फीचर्स रहते हैं, वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे जिराफ के नेक की एग्जांपल ले लीजिए, तो उसकी वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन आ गई। जेनेटिक वेरिएशन क्या आई? नेक नेक एलोंगेटेड हो गया जिराफ का। पहले शॉर्ट नेक के जिराफ हुआ करते थे, फिर लॉन्ग नेक के जिराफ आने लगे, होने लगे। ठीक है। देन इनब्रीडिंग होता है कि जब मेटिंग हो क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन में, और ब्रीडिंग की वजह से भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़े रहते हैं। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? रैंडम चेंज, इट इज द जीन चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। और जेनेटिक ड्रिफ्ट के बड़े कारण हो सकते हैं। एंड कॉन्सैंग्यूनियस एंड नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग। अब कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग होती है जब मेटिंग हो क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स, वेरी क्लोज रिलेटिव्स। जब क्लोज रिलेटिव्स में मीटिंग हो, दैट इज कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग। और इनका असर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे होता है। अगर इनब्रीडिंग हो गई और उन पॉपुलेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, तो ऑफस्प्रिंग उनके जो होंगे उनमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। So this is called genetic effect of consanguineous and cousin marriage. Now chromosomal and chromosomal aberrations in man. Numerical and structural aberrations, disorders. Okay. इसमें आप देखिए, सबसे पहले आती है सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस। मींस क्रोमोसोम्स, आपको पता है ना, ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और टोटल कितने? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब 46 फिक्स क्रोमोसोम से क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए तो वो डिसऑर्डर की फॉर्म ले लेता है। अब क्रोमोसोम नंबर कौन से पेयर पे एक्स्ट्रा है, कौन से पेयर पे कम है, वो देखना है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। एक्स वाई क्रोमोसोम एक पेयर आ गया, इसके साथ एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, दैट इज क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। देन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज, इसको हम डिनोट करते हैं एक्सओ से। ओ मतलब एक क्रोमोसोम मिसिंग है। क्लीन फिल्टर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम मिसिंग है। वो एक्स भी हो सकता है और वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है जो कि मिसिंग है। अब सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में इसको हम ट्रिपल एक्स के साथ डिनोट करते हैं। मींस ये फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स होने की वजह से सुपर फीमेल कहा जाता है उसको। तो ये है मेनली 3 सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस।
ओके, थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो देन टर्नर सिंड्रोम, ये मोस्टली फीमेल्स में होता है। तो ये क्रोमोसोम्स, क्या कंडीशन होती है इसमें, एक क्रोमोसोम्स नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाती फीमेल्स की, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। ओके, अब सुपर फीमेल को हम बोलते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। अब आपको पता है, तो दो, हर एक सेल्स में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो एक दो क्रोमोसोम्स होंगे, तो एक क्रोमोसोम आता कहां से, एक पेरेंट से आता है, और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आता है। तो एक सुपर फीमेल में 3 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, नो व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें एक जो 21 पेयर होगा, 23 पेयर होएगा ना, तो एक जो 21 पेयर होएगा, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होएगा, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। एंड पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 13 होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, ट्राइसोमी 13 भी बोलते हैं। देन एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें होगा क्रोमोसोम्स नंबर 18 होगा, वो ट्राइसोमी में होगा, वो 3 क्रोमोसोम होंगे उसमें। क्री डू चैट सिंड्रोम, क्री डू चैट सिंड्रोम में होता है एफ क्रोमोसोम पे 5 क्रोमोसोम नंबर पे एक क्रोमोसोम लेस होता है, दैट इज, इसको, जिनमें ये डिसऑर्डर होता है, बच्चे जब रोते हैं तो कैट की आवाज जैसी उनके रोने की आवाज होती है। ओके, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसको हम, कौन सा क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा होता है, 3 पेयर होते हैं, 3 क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर 21 पे, और जब क्रोमोसोम नंबर 13 पे ट्राइसोमी हो, या फिर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम। और जब क्रोमोसोम नंबर 18 पे वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लोकेट हो, उसको हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एंड देन क्री टू चैट सिंड्रोम, जिनमें कैट के रोने की आवाज जैसी उनकी, जब रोते हैं तो लगता है कि जैसे कैट रोती है ना, वैसे ही जब वो रोते हैं तो उनकी आवाज भी वैसे ही कैट की आवाज की तरह ही रोने की आवाज आती है। कैट की रोने की आवाज सुनी है आप लोगों ने, नहीं सुनी होगी।
कैट जैसे रोती है, वो बच्चा भी वैसे ही रोने के टाइम में वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करेगा। देन ये आगे क्रोमोसोमल एंड क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन मैन। देन जेनेटिक इम्प्रिंट्स इन ह्यूमन डिसीज, जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग, जीन मैपिंग, जीनोम स्टडिंग। अब देखो हम करते क्या है, जेनेटिक इम्प्रिंट्स। जेनेटिक इम्प्रिंट्स क्या होता है ह्यूमन डिसीज में, जेनेटिक इम्प्रिंट्स भी क्या होता है कि अब क्रोमोसोम्स, एक पेयर क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम होते हैं, एक फीमेल साइड से आता है और मेल साइड से आता है। हो सकता है ये पेरेंट साइड, फादर साइड से जो क्रोमोसोम आए वो एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है। तो कई बार होता है कि मदर साइड से क्रोमोसोम जो आया है वो एक्सप्रेसिव ना हो, तो इनको हम बोलते हैं जेनेटिक इम्प्रिंट्स इन ह्यूमन। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उनको हम बोलते हैं जेनेटिक इम्प्रिंट्स। फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग हम लोग क्या करते हैं, जैसे जेनेटिक स्क्रीनिंग मीन जीन्स का एनालिसिस करते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्रोमोसोम्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चल जाता है, जब जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चल जाता है फिर हम पेशेंट को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको हम गाइड करते हैं कि उनको आगे चाइल्ड प्लानिंग करनी चाहिए, चाइल्ड बर्थ के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन डीएनए, आपको पता होगा 98-99% डीएनए हमारा यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। 1% से 2% ही डीएनए हमारा वेरी करता है, ओके। जीनोम स्टडी, जीन मैपिंग। जीन मैपिंग मीन्स हम जीन की मैपिंग करते हैं। जीनोम स्टडी हम पॉपुलेशन में जीन पूल को स्टडी करते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं जीनोम में, और हम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं कैसे जीन्स हैं उनमें पॉपुलेशन में, नॉर्मल जीन्स हैं या डिफेक्टिव जीन्स हैं। नॉर्मल जीन्स होंगे तो हेल्दी है, अगर नहीं है अनहेल्दी जीन्स है तो उनको क्या, कैसे उनकी काउंसलिंग करनी है, उनकी उनकी प्रॉपर फिर फर्दर स्क्रीनिंग कैसे करनी है, स्क्रीनिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, और उनको फैमिली प्लानिंग का उनको के लिए उनको एडवाइस करना होता है, ठीक है। देन इज रेस एंड रेसिज्म। ओके गाइस, रेसिज्म और ये क्या है बेसिस, देखो नॉन मैट्रिक मैट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब रेशियल ट्रेट्स क्या है इन रिलेशन टू हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, एंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन क्या है, ओके। तो अब देखो रेस होती क्या है, रेस जैसे हम बात करते हैं रेसेस में सिमिलर पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन है, ह्यूमन स्पीसीज है, उनमें हेयर कलर अलग होते हैं, फिर आईज का कलर अलग होता है, स्किन का कलर अलग होता है, ठीक है। एंड नोज का साइज में फर्क होता है, क्रेनियल कैपेसिटी में फर्क होता है, ये तो ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, तो यही मतलब रेस को हम क्या कहेंगे, इन्हीं के बेसिस पे
है ना, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बोली जैसे हेयर कलर, स्किन कलर, इन्हीं के बेसिस पे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ कैसे डिफर करती है, इसको हम रेस बोलते हैं। और बेसिकली रेस जो है ना वो तीन ही है, एक है कोकोसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड, तीन रेसेस हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब क्रेज को क्लासिफिकेशन करना है हमने, तो दो बेसिस है, एक तो मॉर्फोलॉजिकल बेस है और एक है जेनेटिक बेस। अगर जेनेटिक बेस पे हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें आता है सीरोलॉजिकल फिर आता है पॉलीजेनिक, है ना। तो ब्लड ग्रुप, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव है। तो इन बेसिस पे रेसेस की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलीमेरिक जेनेटिक में, दूसरा आता है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक में हम देखते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स मीन्स फिंगर्स पैटर्न, है ना, फिंगर के पैटर्न पे, फिंगर के जो स्किन के ऊपर जो पैटर्न बना होता है, फिंगर्स की स्किन के ऊपर पैटर्न बना होता है, उसके बेसिस पे हम रेशियो की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा आता है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, दो आते हैं, एक आते हैं मॉर्फोस्कोपिक आता है, एक मॉर्फोस्कोपिक आता है, और दूसरा आता है मॉर्फोमेट्रिक। अब मॉर्फोमेट्रिक हो गया, जैसे जो मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हम नोज मेजर कर सकते हैं, नोज की विड्थ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और और दूसरा क्या, मॉर्फोलॉजिकल, ये भी क्या है, मॉर्फोस्कोपिक। मॉर्फोस्कोपिक हो गया जैसे हेयर कलर हो गया, इसके बेसिस पे भी हम रेसेस की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैट्रिक कैरेक्टर्स हैं, नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स हैं। मैट्रिक कैरेक्टर्स क्या आगे, नेशनल इंडेक्स क्या है, फेशियल इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, ओके गाइस। अब आपको मैं दो रूल्स के बारे में बताऊंगा, एक होता है बर्गमैन्स रूल, एक होता है आइलैंड्स रूल। अब बर्गमैन रूल क्या है, बर्गमैन रूल होता है कि इनके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेशियल मेजर जो है, रेशियन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें रेशियल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा आपको मैं ज्यादा नहीं, जो मेजर क्लासिफिकेशन आपको बताई मैंने, एक था कॉकोसाइड, एक था न्यूक्लियोइड और था मंगोलाइड, ठीक है। तो अब क्या है, मैंस कैसे अपना रिस्पॉन्स कैसे करता है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स किस तरह से होता है। अब जैसे जो हॉट रीजन में जो रह रहे होते हैं लोग, उनकी आप स्किन की कलर देखना, वो उनकी स्किन में मेलानिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से वो अडेप्ट करते हैं हीट रीजन में, हॉट रीजन में। और उनका आप देखना कि उनकी जो लेग्स होंगी वो लंबी होगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं, उनकी अपनी बॉडी को कूल रखते हैं वो उससे, ठीक है। और उनके जो नोज होंगे वो ब्रॉड होंगे। ब्रॉड में जब एयर जाएगी तो एयर क्या होगी, गर्म होएगी। जब अंदर जाएगी और कूल होएगी, और कूल एयर इनसाइड बॉडी के अंदर जाएगी। तो और इसके साथ अगर हम कोल्ड रीजन की बात करें, कोल्ड रीजन में जैसे जो ह्यूमंस होते हैं उनकी नोज जो है वो शॉर्ट होती है। तो होता क्या है कि जब ठंडी हवा नाक के अंदर जाती है तो वो साइज, जो नोज का साइज कम होने के कारण, तो बॉडी के अंदर जो एयर पहुंचती है वो गर्म होके पहुंचती है।
ठीक है। तो गर्म होके पहुंचती है, तो उसकी वजह से बॉडी जो है वो अडेप्ट करती है कोल्ड रीजन के लिए। अब दूसरा इसमें ये रहता है कि जो वहाँ के जो उनकी जो है ना बॉडी जो है वो फैट होती है उनकी। तो बॉडी फैट होने की वजह से वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं कोल्ड रीजन में। और आप हाई रीजन में चले जाइए, वहां पे जो लोग रहते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो उनकी लंग कैपेसिटी जो है वो उनकी लंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है। लंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है, और साथ में वो उनका जो एचबी लेवल होता है बॉडी के अंदर, वो भी लेवल उनका हाई होता है। ओके गाइस। देखो, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन की हेल्थ वेलबींग कैसी है, ह्यूमन की सेहत कैसी है, डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो डिसीज का पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिसीज होने के ज्यादा गुंजाइश है। ठीक है। तो एपिडेमोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये आपस में रिलेटेड है। ओके गाइस। अब हम स्टडी क्या क्या करते हैं, देखो डिसीज की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं, कितनी है डिसीज, डिसीज की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, और उसके काज क्या है डिसीजेस के, ये स्टडी करते हैं हम एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है गाइस। देन हेल्थ एंड इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसीज। अब देखो, इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस कौन सी होती हैं, ठीक है, इनके बारे में। इन्फेक्शियस डिसीज आ गई, जैसे आप कह लीजिए बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज, वायरल डिसीज, दे आर इन्फेक्शियस डिसीज। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है ऑर्गन का फेलियर हो जाना, ठीक है, हार्ट फेलियर हो जाना, तो लीवर फेलियर हो जाना, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। दैन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसीज, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो एंड ठीक है, स्कर्वी डिसीजेस है, रिकट्स हैं, तो ये सारी डेफिशिएंसी जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसीजेज हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी न्यूट्रिशनल लेवल को स्टडी करता है, रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करता है, और जब जो न्यूट्रिशन लेवल स्टडी कर लेते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स को बताता है कि कैसी न्यूट्रिशनल पॉलिसी ड्राफ्टिंग किस तरह से होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है। तो ये रोल है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। क्यों हम पढ़ रहे हैं एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डिसीज एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि हम ह्यूमन स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजिकली स्टडी कर रहे हैं, कल्चरली स्टडी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिसीज का बायोलॉजिकल से के भी साथ भी रिलेशन है, कल्चर के साथ भी रिलेशन है। तो इनको स्टडी किए बिना एंथ्रोपोलॉजी इनकम्प्लीट है। ठीक है। देन कम्स ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्रोथ की, प्री नेटल है, नेटल है, देन उसके बाद चाइल्डहुड आती है, ठीक है, और चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है, देन लेट अडल्टहुड है ना। तो इनमें स्टेजेस में क्या होता है कि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो, जो शुरू की स्टेजेस है उनमें ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है। तो मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, लैंग्वेज स्पीक करता है। उसके बाद मैच्योरिटी आती है, फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट करता है,
है ना, डिफरेंट ड्यूटीज कैरी आउट करता है। उसके बाद मैच्योरिटी आती है, उसके बाद लास्ट में फिर उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? तो जेनेटिक फैक्टर्स प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, एनवायरमेंट फैक्टर्स प्ले करता है, बायोकेमिकल फैक्टर्स प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर हाइट, पेरेंट्स की हाइट है तो जीन्स, वो हाइट हाइट वाले जीन्स वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे, तो बच्चे भी कंपैरेटिवली वैसे लंबे होते हैं, ऐसा मानते हैं। एनवायरनमेंट का भी फैक्टर होता है कि न्यूट्रिशन कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल कंडीशन कैसी है, घर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, क्या वो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी है कि वो बैलेंस डाइट ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स की कैपेसिटी कितनी है, न्यूट्रिशन की क्या रोल है, कल्चर कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में करते हैं। तो ग्रोथ को इंश्योर करना, बैलेंस ग्रोथ होना किड्स का बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद आता है एजिंग। एजिंग के बड़े सारे फैक्टर्स हैं, हमारे क्रोमोसोम्स का की डैमेज हो जाती है, सेल्स की डैमेज हो जाती है, तो इसकी वजह से एजिंग आती है। सेनिसेंस होता है जब इंसान जब स्टेजेस, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो, जब पहले बर्थ होता है, फिर चाइल्डहुड आती है, फिर अडल्टहुड आती है, फिर देन ओल्ड एज आता है। ओल्ड एज आने के बाद उसका जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, देन उसका क्रोमोसोम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इनकी वजह से ये थ्योरीज ये कहती हैं कि किस तरह से थ्योरीज की वजह से क्या डेथ्स कैसे होती हैं। उसका बायोलॉजिकल एंड कल्चरल लॉन्गेविटी, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल लॉन्गेविटी क्या बोलता है? बायोलॉजिकल एंड कल्चरल लॉन्गेविटी, देखो इंसान की दो एज होती है। एक है क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज होती है कितने एज उसने पास कर रही है बर्थ से, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। वो तो बायोलॉजिकल जो है वो उसके उसके फिजिकल स्टेटस से उसको उसको पता चलता है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो बायोलॉजिकल एज डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट, डिपेंड्स अपॉन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, देन बायोकेमिकल फैक्टर्स, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, देन जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ह्यूमन फिजिक एंड सोमेटोटाइप्स, ह्यूमन फिजिक एंड सोमेटोटाइप्स जो है ना ह्यूमन फिजिक, तो ह्यूमन फिजिक तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती है मिजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स। एंडोमॉर्फ्स होते हैं हेल्दी, मोटे, और जो मिजोमॉर्फ्स होते हैं वो होते हैं मस्कुलिन होते हैं, मीडियम बिल्ट होते हैं, और एक्टोमॉर्फ्स होते हैं थिन और बॉडी पतले होते हैं। तो ह्यूमन फिजिक, सोमेटोटाइप्स, तो ये चीज़ें जो है स्टडी करनी होती हैं। अगर फिजिक मेसोमॉर्फ है तो इट मीन्स पर्सन इज विल एक्ट में पॉसिबिलिटी और दैट ही विल एक्सेल इन रनिंग। अगर अगर तो एंडो मर्फ है, मीन्स गुड फिजिक, मीन फैट है, तो ही तो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो वेट लिफ्टिंग में एक्सेल करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें ह्यूमन फिजिक स्टडी करके, सोमेटोटाइप्स स्टडी करके, तो हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशनल स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, तो इन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी का भी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, है ना। स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में हम बता सकते हैं कि एथलीट को जब ट्रेन करना है तो उसको किस फील्ड में ट्रेन करना चाहिए, बॉडी फॉर्म्स को स्टडी करके हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मीनोपाज। तो ये क्या होता है? मीनो आर्क होता है कि एज आ जाना जब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाए। देन उसके बाद मीनोपास आता है कि तब उसकी रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाती है।
menarche is the start of the reproductive age and menopause is the end of the reproductive age. अब फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी देखो, फर्टिलिटी है, फेकंडिटी है। अब फर्टिलिटी पैटर्न्स की बात करें तो मिनो आर के साथ फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यंग एज में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, फिर विद द पैसेज ऑफ एज फर्टिलिटी डिक्रीज होने रहती है। उसके बाद मेनोपॉज जब आता है तो फर्टिलिटी ना के बराबर हो जाती है। तो फर्टिलिटी डिपेंड करती है मेनोपास मेनोवार के ऊपर, बट अदर फैक्टर्स के ऊपर भी प्रेजेंट करती है, जैसे सोशल पैटर्न कैसा है, मैरिज किस एज पे हो रही है, फैमिली का बिलीफ सिस्टम क्या है, रिचुअल्स कैसे हैं उनके, एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, और माइग्रेशन है कि नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है नहीं है, तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या बुरी है, न्यूट्रिशन के ऊपर भी फैक्टर डिपेंड करता है फर्टिलिटी पैटर्न्स। अब थ्योरी है, डेमोग्राफिक थ्योरी है, सोशल थ्योरी है, कल्चरल थ्योरी है, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को बताती हैं, बारे में बताती हैं। होता क्या है कि पॉपुलेशन ग्रो करती है पहले अर्थमेटिक मीन में, फिर ज्योमेट्रिक मीन में, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है पॉपुलेशन। बट जो हमारे फूड प्रोडक्शन है वो वैसी ग्रो नहीं कर रही हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन हद से ज़्यादा अगर हो, ओवर पॉपुलेशन इज डिटरीमेंटल फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री। न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आएगी, उनको जॉब की प्रॉब्लम आएगी, लिटरेसी, ये सब चीज़ें, हेल्थ इश्यूज होंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा उसकी वजह से। ठीक है, तो ये आ गया। देन व्हाट आर द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स फर्टिलिटी फिकंडिटी? फिकंडिटी होता है कि फिकंडिटी इज एक्चुअली आई थिंक एक है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। एंड फिकंडिटी इज द एक्चुअल में कितना रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, एक्चुअल रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एक्चुअल, एक होती है कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल में रिप्रोडक्शन कितनी हुई है, वो बताती है फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी। अब नेटिलिटी बताता है कि बर्थ रेट कितना है, मोर्टेलिटी बताता है कि डेथ रेट कितना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देन क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, पोल्यूशन लेवल पे, लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। ये सारी फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं इन चार चीज़ों को, फर्टिलिटी को, फिकंडिटी को, मोर्टेलिटी को और लेटलिटी को। ठीक है, अब स्पोर्ट्स के बारे में बताएं तो स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, हम एंथ्रोपोमेट्री करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, हम हाइट मेजरमेंट करते हैं, हम बॉडी टाइप्स को स्टडी करते हैं, क्या मेटोमॉर्फ है, मिजोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है। ठीक है, एंडोमॉर्फ है या मिजोमॉर्फ है या एक्टोमॉर्फ है। तो हम एथलीट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि उनको किस स्पोर्ट्स में उनको एक्सेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, इस चीज़ में अब हॉकी स्टिक्स की डिज़ाइनिंग में एंथ्रोपोलॉजी हेल्प प्रोवाइड करती है। और ठीक है, और न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी से हम न्यूट्रिशनल को स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका स्प्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, और हम बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, कस्टमाइज्ड डाइट पॉपुलेशन को प्रोवाइड करके हेल्दी पॉपुलेशन हम डेवलप कर सकते हैं। तो अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजी डिज़ाइन भी करती है। अब कॉकपिट का डिज़ाइन, हम डिज़ाइन एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करती है। अब हेलमेट गियर डिज़ाइन करने में एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करती है। अब एंथ्रोपोलॉजी वेपन्स को डिज़ाइन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है पॉलिसी मेकर्स को। डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ को एंथ्रोपोलॉजी एक लेवल तक हेल्प प्रोवाइड करती है, और वो एफिशिएंसी, ताकि वेपन्स की और जो है वो सुनिश्चित की जाए। ठीक है, उसके बाद आती है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, क्राइम सीन में क्राइम सीन को क्रिएट करने में हेल्प करती है। जैसे वहाँ क्राइम सीन पे जो हेयर होंगे, जो भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होंगे, उनका उनके डीएनए सैंपल्स को स्टडी करती है और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कोर्ट को हेल्प करती है, पुलिस को हेल्प प्रोवाइड करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में प्रोवाइड करती है हेल्प।
उसके बाद पर्सोनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, वही एंथ्रोपोलॉजी से पर्सन का आइडेंटिफिकेशन होती है और उसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। अब जब हमें फॉसिल रिमेन्स जो मिले थे एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने जो स्केलेटन रिमेन्स हासिल किए थे, उनको स्टडी करके उनकी स्टडी करके हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि इस तरह का फेस होता होगा एस्ट्रोलोपिथिकस का, होमो इरेक्टस का, उनमें ये फीचर्स होंगे होते होंगे, बाइपेडलिज्म इनमें बाइपेडलिज्म होता होगा, इनमें क्वाड्रोपेडलिज्म होता होगा, इनके मोल्डर्स ऐसे होंगे, प्री मोल्डर्स इस तरह डिजाइन के होंगे। तो ये चीजें स्टडी करने में बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करता है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग हमने डिटेल में पढ़ा कि हम जेनेटिक डिसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन सी जेनेटिक डिसीज हैं, जैसे हमने पढ़ी क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, हम ट्राइसोमी भी बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने पढ़ा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। देन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम्स कम होता है, उसको हम डिनोट करते हैं एक्सओ से। उसके बाद हमने पढ़ा क्री टू डैड सिंड्रोम, इसमें F5 माइनस क्रोमोसोम होता है, एक एक 5 पोजीशन में क्रोमोसोम होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सुपर फीमेल्स, जिसमें एक्स क्रोमोसोम नॉर्मली पेयर्स में होते हैं, तो इसमें ट्रिप्लिकेट होता है क्रोमोसोम्स। ओके। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्रोमोसोमल एब्रेशंस पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स का डिफेक्ट स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम कई बार डिसलोकेट होता है, क्रोमोसोम कई बार इन्वर्टर पोजीशन में होता है, कई बार किसी पोजीशन में होता है, कई बार डिसलोकेट होता है। तो हमने पढ़ी कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, हमने पढ़ी डाउन सिंड्रोम, जिसको हम ट्राइसोमी 21 क्रोम भी कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम पेयर 21 में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिलता है। और दूसरा आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हो गया ना, डाउन सिंड्रोम। देन पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें ट्राइकोमी 13 भी बोलते हैं, जिसमें 13 पेयर जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिलता है। उसके बाद आता है पटाउ सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स नंबर 18 पोजीशन पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलता है। तो ये सारी चीजें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं, जेनेटिक, फिर हम काउंसलिंग करते हैं, डिजीज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये चीजें सब आइडेंटिफाई करने के साथ हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग ये जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि आपको चाइल्ड प्लान करना चाहिए, है ना। और अगर करते हैं चाइल्ड प्लान, तो आपके बच्चे में डिसीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, ये चीजें हम स्टडी करते हैं इसमें। तो देखा आपने कितना वास्ट एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, और नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, वास्ट नॉलेज है इसमें। इसमें हिस्ट्री की भी नॉलेज है, इसमें ज्योग्राफी की नॉलेज है, इसमें जियोलॉजी की नॉलेज है, इसमें बायोलॉजी की नॉलेज है, इसमें सोशल सोसाइटी की नॉलेज है, इसमें कल्चर की नॉलेज है, इसमें प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज की नॉलेज है, मॉडर्न हिस्टोरिक सोसाइटीज की नॉलेज है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है इसका, इसका ट्राइबल सोसाइटीज की नॉलेज है। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ये, वास्ट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। और पॉलिसी मेकर्स को तो ये असिस्ट करता ही है, स्पोर्ट्स में ये स्पोर्ट्स तक में ये असिस्ट करता है, ठीक है। ये डिफेंस तक में ये असिस्ट करता है एंथ्रोपोलॉजी। ओके। यूजेनिक्स क्या हो गया, यूजेनिक्स हो गया, हम क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं जीन्स को, हम जो क्वालिटी जीन्स हैं जो वो इंसर्ट करते हैं पॉपुलेशन में, इसका एथिकल इश्यूज भी है, तो ठीक है। ये डीएनए टेक्नोलॉजी इन डिजीज, डीएनए टेक्नोलॉजी से हम वही डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम मेडिसिन प्लान करते हैं। अब सीरोजेनेटिक्स क्या होगा, सीरोजेनेटिक्स में हम ब्लड ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं सीरोजेनेटिक्स। एंड साइटोजेनेटिक्स में हम आई थिंक क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। तो क्रोमोसोम्स की स्टडी तो करना बनती है भाई, क्योंकि क्रोमोसोम स्टडी करने से हम डीएनए स्टडी कर पाते हैं, डीएनए स्टडी करने से हम जेनेटिक स्टडी कर पाते हैं, जेनेटिक स्टडी करने से हम जेनेटिक डिसऑर्डर कर पाते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग कर पाते हैं। तो ये एडवांटेज है इसका। ओके गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो लाइक जरूर करें गाइस। थैंक्स गाइस, और शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू।